Next question for your SUL management is like this. Agro Products is considering the following credit policy alternatives. Credit policy number of days 30, 40, 60. जैसे जैसे हम क्रेडिट डेज को कम करते जाते हैं हमारी सेल भी कम होती है. अगर क्रेडिट डेज को हम बढ़ाते हैं तो हमारी सेल भी बढ़ती है. तो यहाँ से देखिए 10 लाख से 9,60,000 हो गई और 10 लाख से आपकी कितनी हो गई है 12 लाख. बैड डेट्स 5, 3.33%, 6%. कॉस्ट ऑफ एडमिन 20. It is nothing but 0.20 means 20.20 lakh. It is nothing but your 20,000. 0.12 lakhs, it will become 12,000. 25 lakh, it will become 25,000. Average collection effective period differs from the credit period as all debtors do not strictly adhere to the conditions stipulated. Company achieves a contribution of 40%. कंपनी का contribution 40% है. चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ऑन सेल्स एंड द फर्म रिक्वायर्स 20% per annum return on investment. You are required to suggest which credit period is more suitable to the company. Also calculate the average debtors and the desired return on these debtors. अब इसमें एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं. अगर कंट्रीब्यूशन हमारे पास 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? क्या हम कह सकते हैं 1 माइनस में 40% इक्वल टू 60%. कंट्रीब्यूशन आपका 40% तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बन जाएगी 60%. तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स. ठीक है नहीं जी. आइए इस क्वेश्चन को हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं. कैसे देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. इसके अंदर 3 स्टेजेस के अंदर हम फ्रेम कर लेते हैं. क्या क्या? एक हमें पता है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है आपकी उसके अंदर 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है. दूसरी जो है ऑप्शन 1 के अंदर आपका है 14 डेज. ऑप्शन 2 के अंदर जो है वो है आपका 60 डेज. सेल्स आपको गिवन है. कितनी सेल्स है? पहले वाले केस में सेल्स है आपकी 10 लाख. दूसरे वाले सेल्स में सेल्स है आपकी 9,60,000. तीसरे वाले केस में सेल्स है आपकी 12 लाख. बैड डेट्स लॉसेस आपको दे रखे, सबसे पहले हम बैड डेट्स लॉसेस के अंदर से माइनस कर देते हैं क्योंकि नेट सेल्स निकाल लेंगे क्योंकि बैड डेट्स लॉस जो होने ही होने हैं. बैड डेट्स कितने की बने? पहले वाले केस में थे 5% तो इट विल बिकम 50,000. दूसरे वाले केस में थे 3.33% इट विल बिकम 32,000. तीसरे वाले केस में थे 6% तो ये बन जाएंगे आपके 72,000. देख सकते हैं 5%, 3% और 6%. क्या किया? 10 लाख का 5% 50,000, 9,60,000 का 3.33% 32,000, 12 लाख का 6% 72,000. तो ये निकल गई आपकी नेट सेल्स. दिस विल गिव यू द नेट सेल्स 9,50,000, 9,28,000 एंड 11,28,000. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे. सबट्रैक्ट द वेरिएबल कॉस्ट है. यहाँ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे. लेस वेरिएबल कॉस्ट. कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी? 60%. वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 60%. कितनी हो जाएगी 60% इसका? नेट. अब 60% किसका निकालेंगे आप बता सकते हैं मेरे को? वेदर विल कैलकुलेट फॉर द नेट सेल्स और वी कैलकुलेट फॉर द दिस सेल्स विल कैलकुलेट फॉर द ग्रॉस सेल्स. तो ये बन जाएगी आपकी 6 लाख रुपए. 9,60,000 का 60% निकालिए कितना बनता है? एक मिनट को कैलकुलेट करते हैं. 9,60,000 की जो सेल्स है आपकी उसका 60% ये आई आपकी 5,76,000. 12 लाख का 60% दैट विल बिकम 7,20,000. ऐड कर देंगे इसके अंदर एडमिन कॉस्ट जो आपको ऑलरेडी गिवन थी. कितनी हो गई एडमिन कॉस्ट आपकी? एडमिन कॉस्ट आपको गिवन थी 20,000, 12,000 एंड 25,000.
तो हम क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। यानी ये आ गई पहले वाले की 20,000, फिर है 12,000 एंड फिर है आपकी 25,000। ये तीनों कॉस्ट को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये बन जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट 6,20,000, 5,88,000 और 7,45,000। ठीक है जी, क्या ये बन गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं नेट प्रॉफिट। कैसे करेंगे, ये आपकी सेल्स है, ये आपकी सेल्स और ये आपकी टोटल कॉस्ट। इससे हम निकाल देंगे, इससे हम क्या निकाल देंगे, कैलकुलेट द प्रॉफिट। इससे हम निकाल देंगे आपका प्रॉफिट, दैट इज ए माइनस में बी का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा ए माइनस बी। कितना आएगा, 950 माइनस 620, इट विल बिकम 3,30,000। 928 माइनस 588, 3,44,000। 3,44,000। उसके बाद 1128 में 745 माइनस कर दो, 3,83,000। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज डेटर्स। नेक्स्ट पेज का आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एवरेज डेटर्स हमने कैसे निकाले वर्किंग नोट्स में। अगर हमें एवरेज डेटर्स निकालने हैं, फॉर्मूला क्या होता था, टोटल कॉस्ट इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 360। तब यहां पे देखिए हम टोटल कॉस्ट कितनी आती है आपकी, टोटल कॉस्ट यहां पे जो आई है वो आई है आपकी पहले वाले केस में टोटल कॉस्ट आपकी आई है 6,20,000 इंटू 620 इंटू 30/360 कितनी बन जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,20,000 डिवाइड बाय 12 कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये आएगी आपकी कॉस्ट निकल जाएगी 51,667। दूसरे वाले केस में कॉस्ट कितनी थी आपकी 588, तो ये बन जाएगा 588 थी ना, हाँ जी, 588 इंटू 14 डिवाइड बाय 360 निकाल देते हैं। 588 इंटू 14 डिवाइड बाय 360 22,867। और तीसरा वाला सेल्स कॉस्ट कितनी थी आपकी 745, 7,45,000 इंटू 60/360, 7,45,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 360, 1/6 कर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, 124,167। ये आ गई आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। देख लीजिए 51,667, 22,867, ये आ गई 51,667, 22,867 and last one 124,167. तो अब हमारे पास क्या निकाल देंगे, नाउ विल कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितना आपका निकला हुआ है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल दो, 51,667 का 20%, ये बन जाएगा
10,333, 22,867 का 30%, 20%, 4573.4, 4573 approximately, 124,167 का 20%, 124,167 का 20%, 24,833। अब निकाल दीजिए आप नेट प्रॉफिट। कैसे? ये जो आपका नेट प्रॉफिट आया हुआ था, इसको हम मान लेते हैं सपोज सी, और उसमें से ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है डी ए माइनस कर देते हैं। तो ये आएगा, पहला है आपका 330 माइनस 1033, 3,19,667, 3,44,000, minus 4,573, 3,39,427, 383 minus 24,837, 358,163। अब इन तीनों में से जो भी आपका मैक्सिमम होगा वो हम पॉलिसी को फ्रेम कर लेंगे। अभी हम 30 डेज का क्रेडिट दे रहे थे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया 319,667, 339,427, 358,163। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये पता लगता है कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंडीशन बनती है वो बनती है आपकी ये वाली। तो मतलब दिस शुड बी द प्रेफरेंस नंबर 1, दिस शुड बी द प्रेफरेंस नंबर 2। ठीक है ना? तो ये हमारे पास यूज करनी चाहिए हमें। तो अगर हम 30 डेज से इंक्रीज करके 60 डेज कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 358,163। अगर हम इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, विल गेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, हम डिफरेंस निकाल देंगे। देख सकते हैं 358,163 माइनस 319,667, 6, 9, 4, 8। This is the incremental profit if company shift from 30 days to 60 days. ठीक है? This is how we are going to do the questions for your receivable management. ठीक? I think so. I have explained you in a better manner. और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे और क्या चीज करनी है। अब रिसीवेबल मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा, आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के कॉन्सेप्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड दैट वुड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर रिसीवेबल मैनेजमेंट। उसके बाद फिर हम कैश मैनेजमेंट पे मूव करेंगे। ठीक, हमने क्या क्या कर लिया इसके अंदर अगर हम देखें तो वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेंट्री की वीडियो में आपको पहले भेज चुका हूँ, रिसीवेबल मैनेजमेंट हम कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कहेंगे फैक्टरिंग। ठीक, ओके, थैंक यू।